जय हिंद दोस्तों। आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका वेलकम है। इस वीडियो में आपको इनकम टैक्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताएंगे। प्रश्नों के साथ साथ उत्तर लिखना भी बताएंगे, कैसे आपको उत्तर लिखना है। पूरी वीडियो को देखिए, हमारे द्वारा बताए गए प्रश्नों पर विचार करिए और पेपर में मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आप टॉप करेंगे। इस बात का मैं दावा करता हूं, वो भी थ्योरी पढ़ करके। थ्योरी के साथ साथ कुछ यदि आपको न्यूमेरिकल आता है तो सोने पर सुहागा हो जाता है। ध्यान दीजिएगा। तो आपको ध्यान देना है। हमारे पास किताब है, किताब आपके पास भी होगी, आपके पास सीरीज होगी, आपके पास नोट्स होगा, लेकिन हमारे पास आपके लिए यह वीडियो है। आपको जो सब्जेक्ट है आयकर, आयकर को इनकम टैक्स कहते हैं। भारत की सभी यूनिवर्सिटियों में, इंडिया की सभी यूनिवर्सिटी में इनकम टैक्स पढ़ाया जाता है। कहीं पर सेकंड सेमेस्टर में हो सकता है, कहीं पर फाइनल सेमेस्टर में हो सकता है, आगे पीछे सब होता रहता है। और कहीं कहीं पर एमकॉम में पढ़ाया जाता है, कहीं कहीं पर एमबीए में भी पढ़ाया जाता है, बीबीए में भी पढ़ाया जाता है। तो सबके लिए हम आपको बता रहे हैं भाई। अगर आप इनकम टैक्स का पेपर देने जाएंगे, जिस सब्जेक्ट का पेपर देने जाएंगे, आपको मैं दावे के साथ कहता हूं उस सब्जेक्ट से संबंधित आपके पेपर में पूछा जाएगा क्वेश्चन। आयकर क्या है, आयकर की विशेषताएं। ध्यान दीजिएगा, आयकर किसे कहते हैं, इनकम टैक्स किसे कहते हैं, इनकम टैक्स की विशेषता आपको तैयार होनी चाहिए। मैं दावा करता हूं, मैं राजकुमार मौर्य दावा करते हैं कि पेपर में आपके जरूर मिलेगा। इसको लिख करके रख लीजिए। ध्यान दीजिएगा, आयकर की विशेषता। आयकर क्या है, मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया है। आयकर एक प्रत्यक्ष वार्षिक कर है जो किसी व्यक्ति की कुल आय पर लगाया जाता है। वर्ष भर में एक बार लगाया जाता है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय का एक पृथक विभाग है आयकर। आयकर से भारत सरकार बहुत सारा पैसा कमाती है। कुल केंद्रीय कर, अगर केंद्र सरकार जो टैक्स लगाती है, आधे से अधिक भाग इनकम टैक्स के माध्यम से, डायरेक्ट टैक्स के माध्यम से सरकार कमा लेती है। तो आपको इतना तैयार करना है। इनकम टैक्स जो होता है, सर जेम्स विल्सन सन 1860 में पहली बार भारत में लगाया गया। इतना मैंने बता दिया। विशेषता क्या है, विशेषता वही है, आयकर प्रत्यक्ष वार्षिक कर है, पहली हेडिंग, जो किसी व्यक्ति की कुल आय पर लगाया जाता है, वर्ष भर में एक बार लगाया जाता है, खंडों के आधार पर लगाया जाता है ना। ये तमाम चीजें हैं जो आपको तैयार कर लेना है। दावा करता हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप हमें जरूर बताइएगा पेपर में आया था कि नहीं आया। आपको मैंने एक क्वेश्चन बता दिया है। अब आ जाइए, शुरुआत में ही आपको छोटे छोटे क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे आयकर के बाद गत वर्ष क्या है, गत वर्ष कर निर्धारण वर्ष। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई एवं बहन, जो भी इनकम टैक्स का पेपर दें, छोटी छोटी चीजें जरूर याद रखें। गत वर्ष, जिस वर्ष की आय पर कर लगाया जाता है, टैक्स लगाया जाता है, उसे गत वर्ष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो 1 अप्रैल, पिछला 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च को ही समाप्त हो जाता है। कर निर्धारण वर्ष क्या होता है, गत वर्ष की आय पर जिस वर्ष कर लगाया जाता है उसे कर निर्धारण वर्ष के नाम से जाना जाता है। मतलब कि गत वर्ष, जिस वर्ष की आय पर कर लगाया जाएगा उसे गत वर्ष कर निर्धारण वर्ष, गत वर्ष की आय पर जिस वर्ष कर का निर्धारण किया जाता है उसे कर निर्धारण वर्ष के नाम से जाना जाता है। इसको अपनी कॉपी में आप लिख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और आपको बता रहा हूं
पेपर में मिला लेना। फिर बार बार मैं बोल रहा हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, कर वंचना किसे कहते हैं? कर अपवंचन, कर बचाव, कर नियोजन किसे कहते हैं? आपको मैं बताना चाहता हूं, इन तीनों में से ये दोनों एक ही हैं, ये दोनों ऊपर वाले एक ही हैं, ए वाला अलग है, ए वाला अलग है। तीनों में से एक आपको आपके पेपर में जरूर मिलेगा। गारंटी देता हूं, पेपर दे के आइएगा, कमेंट कर दीजिएगा कि आपने कहा था नहीं आया, कमेंट कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा कि आप झूठ बोलते हैं। दावा करता हूं, सीना ठोक के दावा करता हूं, पेपर में तीनों में से एक आएगा। और क्या होता है ये भी जान लीजिए। कर वंचना, आयकर के नियमों व प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन करके कर को ना देना, कर अपवंचन कहलाता है, कर वंचना कहलाता है, कर की चोरी कहलाता है। लिखूंगा नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में उत्तर बता रहा हूं, बोल के बता रहा हूं, लिख दूंगा तभी एक क्वेश्चन से ज्यादा नहीं बता पाऊंगा। डिटेल में पढ़ना है तो हम अपना प्रचार भी करते हैं आपके माध्यम से। भैया फीस लेते हैं 799 रुपए में, पूरा इनकम टैक्स पढ़ा देते हैं और नंबर 1 तरीके से पूरी क्लास दे देते हैं, एक एक सवाल की क्लास दे देते हैं। कर वंचना फिर से सुन लीजिए, आयकर के नियमों व प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन करके टैक्स को ना देना कर वंचना कहलाता है, कर अपवंचन कहलाता है, कर की चोरी कहलाता है। अब आपको मैं बताना चाहता हूं, कर बचाव किसे कहते हैं? कोई भी नियम होगा, कोई भी कानून होगा, हम पढ़ा रहे हैं, हमारे अंदर कुछ कमी है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो हमारे अंदर भी कुछ कमी है, आप पढ़ रहे हैं तो आपके अंदर भी कुछ कमी है। हमारी कमजोरियों का फायदा उठा करके कोई हमसे लाभ प्राप्त कर ले। वैसे होता इनकम टैक्स में कानून बहुत सारे बनाए गए हैं इंडिया में, हर कानून में दांव पेच है, बड़े बड़े मैटर होते हैं, आप समझ सकते हैं, बहुत बड़े बड़े मैटर होते हैं। तो इनकम टैक्स के नियमों व प्रावधानों में कुछ कमियां अगर कहीं पर पाई जाती हैं, उन कमियों को उजागर करके, उन कमियों को पकड़ करके, ये कमियां कौन प्राप्त कर पाते हैं? ये कमियां वो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, वो प्राप्त कर लेते हैं। कमियों को पकड़ करके आयकर को कम देना, इनकम टैक्स को कम देना, उसे कर बचाव कहलाता है। लेकिन ये अवैधानिक है, ये भी अवैधानिक है, ये भी अवैधानिक है। पकड़े जाने पर सजाए जुर्म, ठीक है, होगा, सजा लगेगी, जुर्म लगेगा, इसको याद रखना। अब आपको मैंने बताया, सरकार ने कहा कर वंचना मत करो, कर अपवंचन मत करो, कर बचाव मत करो। सरकार ने कुछ कटौतियों, सरकार ने कहा है कुछ कटौती मिलेगी आपको, कुछ छूट मिलेगी। जैसे जो लोग नौकरी करते हैं, पैसा करते हैं, अगर आप LIC में पैसा जमा कर दीजिए, बीमा प्रीमियम करवा लीजिए, तब आपको छूट मिल जाएगी। कहीं दान कर दीजिए तब छूट मिल जाएगी। PF में पैसा जमा कर दीजिए तब छूट मिल जाएगी। किसी को, कोई विकलांग है आपके घर में, कोई बीमार है आपके घर में, बहुत सारी चीजें होती हैं, उसके लिए धारा 80C से 80U बनाई गई है, ठीक है। कहने का मतलब ए भी चोरी मानी जाएगी, ए भी चोरी मानी जाएगी। तो सरकार ने कहा चोरी मत करो, होशियारी मत करो, आपके लिए कुछ टैक्स में छूट ला देते हैं। जब हम टैक्स में छूट ला देते हैं तो इससे टैक्स कम हो जाता है, आप टैक्स कम दीजिए। एक कर नियोजन है, तीनों में से एक आएगा, छोटा छोटा बता दिया। आपको आगे बताना चाहते हैं, पेपर में आपके पूछता है कुल आय, सकल कुल आय। वैसे तो पहले में सकल कुल आय लिखना चाहिए, सकल कुल आय। ध्यान देना है, इनकम टैक्स का पेपर देने जा रहे हैं तो अगर इनकम टैक्स के पेपर में ध्यान दीजिएगा, कुल आय क्या है, सकल कुल आय क्या है। अगर आप इनकम टैक्स का पेपर देने जा रहे हैं तो आपको कुल आय और सकल कुल आय के बारे में जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो पेपर देना ही व्यर्थ है, ठीक है। आपको सकल कुल आय और कुल आय में जानकारी होनी चाहिए। आपको बताना चाहते हैं सकल कुल आय। सबसे पहले कोई भी व्यक्ति 5 जगह से पैसा कमाता है। पहला होता है सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी, वेतन शीर्षक से आय। दूसरा होता है मकान संपत्ति से आय, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा होता है व्यवसाय एवं पेशे से आय। चौथा होता है पूंजी लाभ से आय, व्यापार एवं पेशे को इंग्लिश में बिजनेस प्रोफेशन कहते हैं, पूंजी लाभ को कैपिटल गेन कहते हैं। अदर सोर्सेज, अन्य साधनों से आय। पांचों शीर्षक की इनकम को जब ऐड कर दिया जाता है तो वह होता है कौन सी इनकम,
वह होती है ग्रॉस टोटल इनकम, सकल कुल आय। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, पांचों को जब ऐड कर दिया जाता है तो सकल कुल आय होता है। उसमें से धारा 80C से 80U की कटौती घटा दी जाती है तो कुल आय आती है। इतना आप समझ लीजिएगा। लिखेंगे नहीं, लिख देंगे तो एक ही क्वेश्चन बता पाएंगे। हमें पूरा कवर करना है, पूरा इनकम टैक्स कवर करना है थ्योरी के माध्यम से टॉप कराने के लिए। आपको बताना चाहते हैं, पेपर में पूछता है आकस्मिक आय क्या है। आकस्मिक, आकस्मिक आय क्या है? एक चीजें हैं। आकस्मिक आय ऐसी आय जो अचानक से प्राप्त हो जाए, उसे अचानक से प्राप्त होना आकस्मिक आय के नाम से जाना जाता है, कैजुअल इनकम के नाम से जाना जाता है। आकस्मिक आय जैसे मान लीजिए हमारी गाय है ना, हमारी गाय है, हमारी गाय खो गई ना, और उसको हम ढूंढ रहे हैं। किसी व्यक्ति को मिल जाए, आप लोगों में से किसी को मिल जाए, आप हमारे यहाँ पहुंचा दें गाय, तो हम आपको 1000-2000 रुपया दे दें। लेकिन आपको पहुंचाने के पहले यह नहीं पता होगा कि गुरुजी राजकुमार मौर्य जी हमको 1000-2000 देंगे, तो इसे आप, ठीक है, इसे आकस्मिक आय कहेंगे। पहले आपको ना पता हो, रास्ते में पड़ा हुआ धन मिल जाना, रास्ते में जा रहे हैं पड़ा हुआ धन मिल जाए, 100-200 रुपया मिल जाए, चलो काम हो जाए, इसे आकस्मिक आय कहते हैं। कैजुअल इनकम के नाम से जाना जाता है इंग्लिश में। आपको यहां पर हम आगे बताना चाहते हैं, मैंने मेन बता दिया। करदाता किसे कहा जाता है? ठीक है, करदाता किसे कहा जाता है? ठीक है, करदाता का मतलब होता है जिसकी आय, जिसकी इनकम कर योग्य सीमा से अधिक हो। जैसे 2.5 लाख रुपए से अधिक जो व्यक्ति कमाएगा, 3 लाख रुपए से अधिक जो व्यक्ति कमाएगा, वो कर की श्रेणी में आ जाएगा। पहली बात, जिस व्यक्ति के ऊपर आयकर निर्धारण करने की कार्यवाही चल रही हो, जो व्यक्ति, पहले सुनिए, करदाता किसे बोलते हैं? एसएससी इंग्लिश में बोला जाता है जिस व्यक्ति के ऊपर आयकर लगाने की कार्यवाही चल रही हो, जो व्यक्ति कर योग्य सीमा में आता हो, कर मुक्त सीमा से अधिक पैसा कमाता हो, जो व्यक्ति अर्थदंड देने के लिए दायी हो, ब्याज देने के लिए दायी हो, कर देने के लिए दायी हो, उसे बोला जाता है करदाता। जो क्लास मैंने पूरी दी है, ऐप में दिया है, उसमें पूरा का पूरा चैप्टर मैंने पढ़ाया है, एक एक सवाल मैंने बताई है, तो आप लोग थोड़ा लिहाज करिएगा, पढ़िएगा। उसके बाद आपको मैं बताना चाहता हूं, सकल कुल आय मेन मैंने बता दिया, आकस्मिक आय, कर निर्धारण वक्त, वर्ष मैंने बता दिया। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अस्थाई खाता संख्या, पैन नंबर। अस्थाई खाता संख्या को क्या बोला जाता है? परमानेंट अकाउंट नंबर। पेपर में बहुत पूछा जाता है। जो आपका पैन कार्ड है, यह इनकम टैक्स इस पर देखो लिखा रहता है आयकर विभाग के द्वारा लॉन्च किया जाता है। ठीक है, किसी व्यक्ति को पहचान के लिए है, उसकी आय की पहचान के लिए है। कहा गया है अस्थाई खाता संख्या उस संख्या से है जो कर निर्धारण अधिकारी किसी व्यक्ति को उसकी पहचान के लिए बनाता है। जो कर निर्धारण अधिकारी होता है उसकी पहचान के लिए अस्थाई खाता संख्या बनाता है। इसके लिए 49A फॉर्म भरना पड़ता है, 100-200 रुपए में बन के तैयार हो जाता है। बहुत सारे लोगों का बना है, ठीक है, बहुत सारे लोगों का बना है, तो इतना आप तैयार कर सकते हैं। ये बेसिक चीजें थी जो मैंने केवल पहले चैप्टर से बताई। अब आपके बुक में आपके पास कृषि आय प्योर थ्योरी है, प्योर थ्योरी चैप्टर है, लेकिन कभी कभी यहां से एक न्यूमेरिकल भी पूछ लेता है। तो इच्छा आपकी है, वहां विकल्प होते हैं, चाहे आप थ्योरी करिए चाहे न्यूमेरिकल करिए। आपको मैं बताना चाहता हूं, एक 100% लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, कृषि आय से एक थ्योरी पेपर में आती है। उसका नाम क्या है? कौन सी थ्योरी होगी? कृषि आय से आशय
एवं प्रकार। लिख लीजिएगा, कृषि आय से आशय एवं प्रकार। वैसे तो भारत में कृषि आय पर कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन एक विशेष नियम के तहत जब किसी व्यक्ति की कृषि आय 5,000 रुपए से अधिक हो, उसकी अन्य आय कर योग्य सीमा से अधिक हो, तो उसे व्यक्ति की कुल आय में जोड़ा जाता है। कृषि आय किसे कहते हैं? जो खेती पर लगाई जाए, एग्रीकल्चरल इनकम पर लगाई जाए, उसे कृषि आय कहा जाता है। उसे कृषि आय कहा जाता है, याद रखना। तो कृषि आय भारत में होनी चाहिए, कृषि आय भारत में होने चाहिए, उस पर कृषि की क्रिया होनी चाहिए, खेती से संबंधित उस पर काम होना चाहिए, उसके अंतर्गत आपको बताना चाहते हैं, और उस पर पानी देना, बीज बोना। ठीक है। कृषि आय के प्रकार में क्या है? किराया, लगान, उपज को बेचने से आय, फार्म हाउस से आय। इसके लिए भैया चैप्टर है, यहां पर पूरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन, थ्योरी क्वेश्चन आता है, एक लॉन्ग में ज्यादातर आता है, कभी कभी शॉर्ट में एक क्वेश्चन पूछ लेगा। शॉर्ट में पूछेगा तो कृषि आय से आशय पूछेगा, लॉन्ग में पूछेगा तो प्रकार पूछेगा। और मैं एक चीज और बताता हूं, एक न्यूमेरिकल भी आता है। मैंने थ्योरी की बात की, अब न्यूमेरिकल की भी बात मैं कर ले रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग न्यूमेरिकल लगाते हैं। न्यूमेरिकल लगाओगे तो जल्दी हो जाएगा। वैसे भी आप पढ़ाई अच्छे से करना चाहते हो तो आपको न्यूमेरिकल लगाना पड़ेगा। नहीं पकड़ करना है तो मत करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और सवाल किस प्रकार आती है, मैं सवाल लिख कर बता देता हूं। सवाल मैं लगाऊंगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास ऑलरेडी वीडियो है, एक एक दो दो तीन तीन चार चार राइटर की वीडियो हमारे पास है। तो मैं यहां सवाल लगाने नहीं आया हूं। अगर मैं सवाल लगाऊंगा तो हमारा टाइम एक ही सवाल में बर्बाद हो जाएगा। लेकिन मैं टाइप बता देता हूं कौन सी सवाल ज्यादा आती है आपको। मैं यहां पर बताना चाहता हूं, आगे आ जाइएगा थोड़ा से, क्वेश्चन लिख के बता देते हैं। कर दायित्व की गणना करिए। सवाल नहीं लगाएंगे, गणना कीजिए। सवाल अगर आती है तो 90% चांस होता है यही आती है, मतलब ऐसे आएगी। आई है मान लो आती है, कोई दिक्कत नहीं। कृषि आय 90,000, गैर कृषि आय 7,60,000 दिया है, 8 लाख मान लो। इस एक कम ज्यादा हो सकता है, एक कम ज्यादा हो सकता है। 90% आप पेपर उठाकर चेक कर लीजिएगा, 90% चांस होता है कि ऐसी ही सवाल आती है। इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। कोई पुराना पेपर हो मिला लीजिएगा, नहीं तो हमारे पास ही पेपर हमारे यूट्यूब चैनल पर ही उपलब्ध रहता है। लिख लीजिएगा, इनकम टैक्स क्वेश्चन पेपर आर के मौर्य मिल जाएगा आपको। ध्यान दीजिएगा, आपको बताना चाहते हैं आगे पेपर में कर मुक्त आय क्या है? 10 कर मुक्त आय। ध्यान दीजिएगा, पेपर में पूछता है कर मुक्त आय क्या है? 10 कर मुक्त आय। कर मुक्त आय का मतलब ऐसी आय जिस पर टैक्स नहीं लगता। दो चार ठो ऐसे याद करा देते हैं आपको, जैसे कृषि आय होगा सबसे पहले, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, क्या बता रहे हैं हम आपको, 10 कर मुक्त आय में पहला कृषि आय कर मुक्त होती है। दूसरा, जो वजीफा मिलता है वो भी कर मुक्त होती है। याद रखिएगा, ज्यादा महंगा नहीं, सुकन्या समृद्धि योजना वहां पर भी, ठीक है, सुकन्या समृद्धि ये भी कर मुक्त होती है। ध्यान दीजिएगा, कुछ चीजें ऐसी बता रहे हैं जो आपको कर मुक्त में आ जाए, जो आपको याद रहे। दो तीन तो याद हो गया होगा ना। जीवन बीमा जो कराए हैं वहां से जो पैसा मिलता है वह कर मुक्त होता है, ठीक है। साझेदारी से पैसा जो मिलता है, साझेदारी फर्म में हिस्सा जो मिलता है वो भी कर मुक्त मिलता है, कर मुक्त होता है। हिंदू अविभाजित परिवार से जो इनकम होती है वो भी कर मुक्त होती है। भोपाल में एक बार हुआ हो गया था गैस रिसाव, उनको जो क्षतिपूर्ति मिलती है वो भी कर मुक्त होता है। 8-10 टू ऐसे याद कर लीजिएगा, पेपर में जरूर आएगा, लिख लेना। ऐसी आय जिस पर ना तो कोई टैक्स लगता है ना तो कुल आय में शामिल किया जाता है, उसे कर मुक्त आय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला मैं बताना चाहता हूं,
पेपर में आता है, थ्योरी आता है, पक्का आता है। निवास स्थान से आशय एवं निवास स्थान का कर निर्धारण, सॉरी, निवास स्थान से आशय या निवासी स्थिति का निर्धारण कैसे किया जाता है। निवासीय स्थिति का कर निर्धारण कैसे किया जाता है, इसके लिए क्या होता है। ठीक है, निवास स्थान में हम आपको बताना चाहते हैं, कोई भी व्यक्ति इंडिया में हो, इंडिया के बाहर हो, या बाहर का व्यक्ति इंडिया में आए, कोई व्यक्ति इंडिया का नागरिक हो, जरूरी नहीं हो वो निवासी हो भारत का। इनकम टैक्स की दृष्टि से निवासी होने के लिए कुछ शर्तों का होना जरूरी है। उन शर्तों के लिए, उस शर्तों को जो पूरा करेगा वही निवासी कहलाएगा। ठीक है, नहीं पूरा करेगा अनिवासी या असाधारण निवासी कहलाएगा। व्यक्ति के लिए अलग नियम है। पूरा वीडियो बना है दोस्त, जो वीडियो देख रहे हैं ऐप में, जो मैंने वीडियो दिया पूरा का पूरा एक एक टॉपिक मैंने बताया है, क्वालिटी है, एक एक सवाल लगाई गई है। जो बच्चे सवाल वाल लगा लेते हैं कुछ, उनको ज्यादा याद हो जाता है। जो थ्योरी ही पढ़ना चाहते हैं तो थ्योरी पढ़ के पेपर देंगे। व्यक्ति के लिए अलग नियम है, हिंदू अविभाजित परिवार के लिए अलग नियम है, व्यक्तियों के संघ के लिए, व्यक्तियों के समूह के लिए, साझेदारी फर्म के लिए, कंपनी के लिए, सबके लिए अलग अलग नियम बताए गए, वही उत्तर लिखना है। एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत जरूरी है, मैंने बता दिया है, और ये थ्योरी आपकी हो गई काम भर की। अब पेपर में लॉन्ग वाला थ्योरी पूछा जाता है। अब अगला चैप्टर शुरू होता है आपका वेतन से आशय। ध्यान दीजिएगा, वेतन, ध्यान दीजिएगा, वेतन। ठीक है, आवाज ध्यान दीजिएगा, आपको हम बताना चाहते हैं वेतन। ये सबसे बड़ा चैप्टर है और इस चैप्टर से लोग डरते हैं सॉरी। ध्यान दीजिएगा, वेतन वाले में एक सवाल ऐसे रखा रहेगा। अब भैया बहुत सारे लोग कहेंगे हम सवाल नहीं लगाएंगे गुरुजी। मत लगाना, हमको क्या करना है, मत लगाना सवाल, सवाल आपको नहीं लगाना है। लेकिन थ्योरी क्या पूछेगा, वेतन से आशय आपको याद होना चाहिए ना, वेतन से आशय याद होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर है, वेतन से आशय आपको याद होना चाहिए। दूसरा नंबर होता है अनुलाभ क्या है। अनुलाभ क्या है, ठीक है, अनुलाभ भत्ता किसे कहते हैं। और एक सवाल आती है एचआरए की, हाउस रेंट अलाउंस, मकान किराए भत्ते से संबंधित। बहुत बड़ा चैप्टर है, तो आपको बताना चाहते हैं महंगाई भत्ता के मानक कटौती क्या है। मानक कटौती 50,000 मिलती है, अगर कोई व्यक्ति वेतन से पैसा कमाता है उसको 50,000 मानक कटौती मिलती है। ठीक है, तो इसको आप विशिष्ट कर्मचारी किसे कहते हैं। इसके लिए आपको भाई पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, तब काफी चीजें यहां पर कंफर्म होंगी। छोटे छोटे टॉपिक मैंने आपको बता दिए हैं, लिख दिए हैं, तो आप जो समझिएगा। सवाल आती है पेपर में और गारंटी के साथ आती है पेपर में। ये भी मैं आपको बता दूं, अधिकतर बच्चे लगा भी नहीं पाते हैं। क्यों नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट जो लेगा, जो प्रैक्टिस करेगा वही लगा सकता है सवाल। और थ्योरी भी लोग नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि अगर आप अच्छे से पढ़े हैं भाई तभी लिख पाएंगे। बुरा मत मानिएगा हमारी बात को। अब मैं आपको बताता हूं, एक होता है वेतन से आय अवकाश ग्रहण, जिसमें बहुत पूछता है ग्रेच्युटी क्या है। यही तैयार कर लीजिएगा, बस इसका नियम तैयार कर लेना। ग्रेच्युटी मतलब जो लोग नौकरी करते हैं कहीं पर ना, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट नौकरी करे, वो जब रिटायर होते हैं तो उनको पैसा मिलता है, नगदी मिलती है इकट्ठा, उसे ग्रेच्युटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसी के अंदर पेंशन होता है, क्षतिपूर्ति होता है, लेकिन ग्रेच्युटी ज्यादातर पूछा जाता है। तो आपको मैं बता दूं, आगे आना, चैप्टर का नाम मकान संपत्ति से आशय, आय, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बहुत पक्का पूछा जाएगा आपसे। वार्षिक मूल्य क्या है, इसका
निर्धारण कैसे किया जाता है? ध्यान दीजिएगा, वार्षिक मूल्य क्या है, एनुअल वैल्यू क्या है, इसका निर्धारण कैसे किया जाता है। जो मैंने हाउस प्रॉपर्टी का वीडियो बनाया है, जो मैंने क्लास बनाई है, हमने ही नहीं चाहिए जिससे आप पढ़ेंगे, तो पहली क्लास यही होती है लगभग। पहले पूछता मकान संपत्ति से क्या से है। मकान संपत्ति आय का दूसरा शीर्षक है, इनकम का दूसरा शीर्षक होता है मकान संपत्ति, इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वार्षिक मूल्य क्या होता है, इसको इंग्लिश में एनुअल वैल्यू बोलते हैं। वार्षिक मूल्य के आधार पर ही टैक्स लगता है। एक होता है जब किराया नियंत्रण अधिनियम लागू हो, एक होता है जब किराया नियंत्रण अधिनियम ना लागू हो। पहला नियम लिखाया जाता है किराया नियंत्रण अधिनियम ना लागू हो। म्युनिसिपल वैल्यू अथवा फेयर रेंट दोनों में जो अधिक होगा एक्सपेक्टेड होगा। एक्सपेक्टेड और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड में दोनों में जो अधिक होगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में म्युनिसिपल टैक्स माइनस कर दिया जाता है, नेट एनुअल वैल्यू उत्तर आता है, ठीक है। उसके बाद एक होता है जब क्या लागू हो, रेंट कंट्रोल एक्ट लागू हो। म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट में जो ज्यादा होगा एक्सपेक्टेड होगा, एक्सपेक्टेड और स्टैंडर्ड में जो कम होगा सो एक्सपेक्टेड होगा। एक्चुअल रेंट रिसीव और सो एक्सपेक्टेड में जो ज्यादा होगा वही होगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में क्या होता है, म्युनिसिपल टैक्स घटा दिया जाता है, नेट एनुअल वैल्यू आता है। देखो मैंने बता दिया, भले फट 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 मैंने बता दिया, हमको याद है, आप पढ़ोगे तो आपको भी याद हो जाएगा, ठीक है। आपको मैं आगे ले चलता हूं, एक चैप्टर होगा आपके यहाँ व्यापार एवं पेशे से आय। व्यापार एवं पेशे में स्वीकृत कटौती, स्वीकृत या अस्वीकृत कटौती पूछा जाता है। स्वीकृत कटौती या अस्वीकृत कटौती के बारे में पूछा जाता है। यदि आप उचित समझें, मतलब ऐसी कौन सी कटौतियां हैं जो व्यापार एवं पेशे में स्वीकृत होती हैं, कौन सी होती हैं जो अस्वीकृत होती हैं, ठीक है। इसको आप लिख लीजिएगा। आगे चलते हैं, नया चैप्टर होता है पूंजी लाभ। पूंजी लाभ से आशय, आपके पेपर में 100% पूछेगा। पूंजी लाभ से आशय, पूंजी से संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाला लाभ पूंजी लाभ कहलाता है। पूंजी लाभ दो प्रकार का होता है, एक अल्पकालीन पूंजी लाभ होता है, एक दीर्घकालीन पूंजी लाभ होता है। बहुत आता है पेपर में। और मैं आपको बताना चाहता हूं, पूंजी लाभ योजना खाता बहुत आता है पेपर में। मतलब कि जो पूंजी लाभ हुआ हो, कैपिटल गेन हुआ हो, इस खाते में जमा कर दिया जाता है, स्टेट बैंक में खाता खुलता है, मतलब और बाद में इसका यूज किया जाता है। यूज करने के बाद जो बचता है उस पर टैक्स लगता है। पूंजी लाभ से एक सवाल 100%, हाउस प्रॉपर्टी से एक सवाल 100% आएगा। अगर आप सवाल लगाने के शौकीन है तो भैया हमारे पास जो कोर्स मिलता है, मैं अपना खुला प्रचार करता हूं ताकि जो लोग हमारे पास फोन करें तो फालतू की बात ना करें। उनको पता होना चाहिए कि 799 रुपए में पूरा इनकम टैक्स देते हैं। चाहे लोग, बहुत लोग बुरा मान लेते हैं कि अपना प्रचार कर रहे हो, तो ये दुनिया है, कमाने खाने का सिस्टम सब बनाया, तो मैंने भी बनाया है, उसमें क्या है। बहुत सारे लोग कहते हैं हमको फ्री में पढ़ा दो, हम कहते हैं हमारे यहाँ एक बोरा गेहूं पहुंचवा दो, ये भी तो होता है। तो मतलब कि पूरी चीज मैं क्लियर बाय क्लियर कर देता हूं। जो लोग हमारे पास कॉल करते हैं उनको मैं प्रयास करता हूं पहले फीस ही बता दूं, क्योंकि होता नहीं है 10 मिनट 5 मिनट किसी से बात करो और बाद में कहोगे भैया फीस लगेगी इतना, अरे फीस भी लगती है, तो क्या मतलब निकला 10 मिनट बात करने का, तो फीस तो लगती ही है। तो ये सब सिस्टम हम अपनाते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, अब होता है क्या, पेपर में आपके पूछता टीडीएस क्या है। टीडीएस उद्गम स्थान पर कर की कटौती। चैप्टर भैया, जहां से पैसा पैदा हो वहीं से टैक्स को काट लिया जाए, वही है टीडीएस, ठीक है। जहां पैसा पैदा हो, जैसे कोई व्यक्ति एलआईसी का एजेंट होगा तो उसको क्या मिलता होगा, किस्त जमा कराएगा तो कमीशन मिलता है उसको। जितना कमीशन बनता है, मान लीजिए 1000 कमीशन बना है तो 1000 का 5/100 50 रुपया कमीशन काट लिया जाता है, टीडीएस काट लिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति नौकरी करता है, पूरा चैप्टर है, पूरा चैप्टर पढ़ाया गया, सवाल पढ़ाई गई है। कोई व्यक्ति कहीं पर नौकरी करता है तो नौकरी में जो वेतन मिलता है टीडीएस काटने के बाद मिलता है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स बोला जाता है ना।
तो लॉटरी कोई जीतता है, कौन बनेगा करोड़पति, कोई जीतता है, तो उसका टीडीएस काटने के बाद उसको पैसा दिया जाता है, इसको याद रखिएगा। ड्रीम 11 वगैरह आप लोग लगाते होंगे, बहुत सारे बच्चे लगाते हैं, उनको पता है सब, पूरी स्टाइल हमको पता है, मैं नहीं लगाता हूँ। लेकिन वहां पर भी जो लोग 1 करोड़ जीतते होंगे, एक आध लोग जीतते होंगे, उनको भी पूरा 1 करोड़ नहीं मिलता है, उसमें 30% टैक्स कटता है, टीडीएस कटता है, उसके अलावा भी 4% स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर कटता है, तमाम चीजें हैं यार, आप लोग समझिए अभी। अगला क्या है, आयकर विवरणी। आयकर विवरणी क्या है, इनकम टैक्स रिटर्न, पेपर में बहुत पूछा जाता है, अथाह, ठीक है। आयकर विवरणी पेपर में पूछा जाता है। और मांग का नोटिस क्या है, मांग का नोटिस छोटे क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, अगला है, बता देते हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन बचा है बस, बाकी खत्म है। उद्गम स्थान पर कर का अग्रिम भुगतान बहुत पूछा जाता है। अग्रिम भुगतान, जैसे कमाओ वैसे चुकाओ, जैसे जैसे कमाते जाओ वैसे वैसे चुकाते जाओ, इसे बोला जाता है कर का अग्रिम भुगतान। सवाल भी है इस चैप्टर में, लेकिन मैंने आपको बताया, काफी सारी चीज मैंने आपको बताई। अगर आप लोग कद्र करेंगे इस वीडियो की, दावा करता हूं पेपर में आप टॉप करेंगे, टॉप। आयकर प्राधिकारी के बारे में पूछा जाता है, आयकर प्राधिकारी किसे बोला जाता है। भाई इनकम टैक्स में बहुत सारे अधिकारी होते हैं, प्राधिकारी होते हैं, यहां से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है। और नए सिलेबस में पूंजीगत एवं आयगत आ गया, पूंजीगत आय क्या है, ठीक है। और हाँ, एक क्वेश्चन भूल गए हम, अशोधित ह्रास क्या है, पेपर मिला लेना, काफी चीजें मैंने बताई है, हो सकता है एक आध क्वेश्चन ऐसा भी मिले जो मैंने ना बताया हो, लेकिन फिर भी दावा हमारा दावा है, पेपर मिला के आइएगा, इस वीडियो को देखिएगा। वीडियो को मत देखना, वीडियो पहले सेव कर लेना कहीं पर, ठीक है, और बताना।